मोदी की नंबर 1 फैन इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी भी आ चुकी हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज देखते हैं मोदी के एक और दोस्त एशियन जायंट हिंदुस्तान जापान का के प्रधानमंत्री फूमियो G20 किशिदा भी दिल्ली पहुंच गए। मीटिंग हो रहा है। यहाँ पर 20 कंट्री का हिंदुस्तान में दुनिया का जमावड़ा लगा है। सभी बड़े मोदी के प्राइम दोस्त मिनिस्टर, दुश्मन भी, विरोधी और भी, प्रेसिडेंट समर्थक आए भी, सब पहुंच चलिए गए। देखते हैं पर सवाल ये है कि G20 की इस मीटिंग से बारे में। भारत को क्या हासिल होगा? G20 की इस मीटिंग हमारे से हिंदुस्तान भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में कैसे बहुत उभरेगा? आगे जा चुका है। G20 की इस समिट के जरिए हमारे भारत देश का दुनिया के विकासशील देशों की आवाज कैसे प्रधानमंत्री बनेगा? का पर मोदी हम की सभी डिप्लोमेसी से कैसे दुनिया में गर्व गरीब करना देशों की चाहिए। आवाज सुनी जाएगी? इस तरह प्रधानमंत्री कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री सदियों में नरेंद्र मोदी एक करीब 15 देशों के आते हैं। राष्ट्राध्यक्षों से बायलैटरल देखते हैं। मीटिंग करने वाले हैं, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी। सुपर यार, सुपर। मोदी और बाइडेन की मुलाकात को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी देख रहे हैं और रूस के क्या बात राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निगाहें भी इस मुलाकात पर हैं। ये दोनों भले ही भारत ना आए हों, लेकिन मोदी बाइडेन की मुलाकात को देख रहे हैं, क्योंकि ये मुलाकात बहुत कुछ तय करने वाली है। ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि अमेरिकी राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर उतरे और सीधे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पहुंच गए। यानी ना कोई आराम, ना कोई क्या ब्रेक, बात है सीधे यार, उतरे सुपर। और तुरंत बायलैटरल मानना मुलाकात। पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक बातचीत वहीं से शुरू हुई जहां अमेरिका में छूटी थी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इसी साल जून के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें अपना स्टेट गेस्ट बनाया था। उनके सम्मान में स्पेशल स्टेट डिनर दिया था। अब बारी मोदी इंडिया के की। विश्व गुरु बनना जा रहे हैं। बाइडेन मोदी के स्टेट गेस्ट तो नहीं है, लेकिन सम्मान पूरा है। अब देख सकते हैं कुछ साल में मोदी महीने और में बाइडेन बन की सकते मीटिंग का एजेंडा स्पष्ट है। नहीं तो कुछ साल में हम लोग विश्व गुरु दोनों देशों के जरूर बीच बनेंगे। सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। भारत अमेरिका से परमाणु ऊर्जा के लिए छोटे रिएक्टर लेना चाहता है। डिफेंस के क्षेत्र में 31 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की डील फाइनल हो चुकी है। दोनों देशों के बीच GE जेट इंजन डील पर भी बात आगे बढ़ सकती है। दोनों नेताओं के बीच में रूस और यूक्रेन के युद्ध पर भी बातचीत अहम है। युद्ध रोकने के तरीकों के अलावा अनाज संकट से निपटने पर भी बात हुई। G20 में ध्रुवीकरण नया मुद्दा है। चीन और रूस एक कैंप में है। चीन के राष्ट्रपति तो आए भी नहीं। सूत्र बताते हैं कि इस मुद्दे पर भी बात हुई है। हमारे देश मैं ये का कह सकती हूँ कि वैसे वैश्विक गुर्बत जो G20 में भी हम बात करेंगे, उसके बातचीत होगा। और इंडिया के साथ हमारी ताउन इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि हम बहुत सारे क्षेत्र में कोऑपरेट करते हैं, जिनमें से क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, AI है, शिक्षा है, स्टूडेंट मोबिलिटी है। और इंडिया के यूथ, उनकी आबादी, उनकी एम्बिशन देखकर अमेरिका इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार है। मोदी के एक और मित्र ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी G20 सम्मेलन के लिए भारत पहुंच गए। सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ भारत आए हैं। अक्षता इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी हैं। इसी वजह से ऋषि सुनक इंडिया के दामाद भी हैं। ऋषि सुनक के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत होनी है और ये बातचीत कल यानी कि 9 सितंबर को प्रस्तावित है। दोनों प्रधानमंत्रियों की बातचीत में मुख्य मुद्दा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का होगा। दोनों ही देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर काफी दिनों से बातचीत चल रही है। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद से ब्रिटेन अपने पुराने ट्रेड रिलेशंस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। Both Modi ji and I are keen to see a comprehensive and ambitious trade deal concluded between our two countries. Both of us think that there is a good deal to be done, but trade deals always take time. They need to work for both countries, and although we've made enormous progress, there is still hard work to go, and that's what we need to keep going through. The G20 is not the forum for those discussions. Of course, I will touch on that with Prime Minister Modi, but the teams are working very hard. But as I said, there's hard
hard work to go, but we will keep working through it. But I think there is an enormous opportunity for both India and the UK to strengthen our economic cooperation, which will bring real benefits to our citizens in both countries. ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए जब वो भारत पहुंचे तो उनके हाथों पर बंधे हुए कलावा की चर्चा फिर से शुरू हो गई। एयरपोर्ट पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री का स्वागत करने गए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने ऋषि सुनक की पत्नी को गिफ्ट में रुद्राक्ष, गीता और हनुमान चालीसा दी है। ऋषि सुनक को खुद के हिंदू होने पर बहुत ज्यादा गर्व है। उनके ये बयान भारत में सनातन पर सवाल उठाने वालों को मिर्च लगाने का काम जरूर करेंगे। Yeah, so I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit Amanda while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis. And I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully, I said I can make up for that if we visit Amanda this time. But it's something that is important to me. I think faith is something that helps everybody who has faith in their lives, particularly when you have these stressful jobs like I do. G20 की समिट के लिए दिल्ली पहुंचने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो खास फैन भी मौजूद थे। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज। इसी साल इन दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। प्रधानमंत्री मोदी जब इसी साल मई में ऑस्ट्रेलिया गए थे तो प्रधानमंत्री एल्बनीज ने उन्हें पूरी दुनिया के सामने बॉस बता डाला था। Prime Minister Modi is the boss. इसी तरह से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जब मार्च में भारत आई थी तो मोदी को दुनिया का सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता बता दिया था। I firmly believe that there's a lot that we can do together, and I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think is that the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. मोदी की लोकप्रियता अभी भी पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है। भले ही दुनिया के बड़े बड़े नेता G20 की समिट में भारत आए हों, लेकिन मोदी की अप्रूवल रेटिंग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, 76%। अमेरिका के राष्ट्रपति इस लिस्ट में 8वें पायदान पर हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 40% है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 15वें पायदान पर हैं, जिनकी रेटिंग सिर्फ 29% है। इसीलिए तो इन नेताओं के बीच मोदी का जलवा कायम है। इसीलिए भारत इस समिट का इस्तेमाल दुनिया को यह दिखाने के लिए कर रहा है कि अब यह वक्त भारत का है, जहां संस्कृति भी है तो एक ग्लोबल लीडर होने की सारी खूबियां भी। मोदी की लीडरशिप में भारत को पता है कि उसे ग्लोबल लीडर बनने के लिए क्या करना है। इसीलिए भारत G20 की अपनी अध्यक्षता में दुनिया के गरीब देशों की बात कर रहा है। दुनिया के इन अमीर देशों ने अभी तक सिर्फ अपने बारे में सोचा है। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो या कोई भी दूसरा विकसित देश, हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लेकिन भारत के संस्कारों में अपना नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हित शामिल है। इसीलिए तो भारत वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, यानी भारत के लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। और यही इस बार G20 की थीम भी है। ये करीब करीब तय माना जा रहा है कि इस बार की G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को भी इसका सदस्य बना दिया जाएगा और भारत ने इसके लिए चीन और रूस को भी राजी कर लिया है। अफ्रीकन यूनियन 55 देशों वाला एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें अफ्रीका के देश शामिल हैं। EU यानी यूरोपियन यूनियन के बाद AU यानी अफ्रीकन यूनियन इस समूह में शामिल होने वाला दूसरा क्षेत्रीय संगठन होगा। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि AU के शामिल होने के बाद G20 का नाम बदलकर G21 होगा या नहीं। With regard to the African Union, Sherpa sir has already said that Honorable Prime Minister wrote a letter to all countries of the G20 proposing that African Union be included as a full member of the G20. We expect that the summit proceedings starting tomorrow morning would take
a suitable decision on it. हम समझते हैं कि इंडिया एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के हैसियत से अपना आवाज़ उठा रहे हैं और हम समझते हैं कि इस मंच पर पूरी दुनिया के दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए। असल में इस प्रेसिडेंसी में अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप की बात भी हो रही है और अमेरिका उनका सपोर्ट भी करते हैं। भारत की अध्यक्षता में एयू के G20 में शामिल होने की घोषणा होती है तो यह बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि ग्लोबल साउथ के एक बड़े हिस्से को इस आर्थिक फोरम में जगह मिल जाएगी। भारत ग्लोबल साउथ की अगुवाई करने की कोशिश कर रहा है, पर यह ग्लोबल साउथ है क्या? अगर आप ध्यान से यह ग्लोब देखें तो आपको दिखेगा कि दुनिया के मानचित्र पर दक्षिण के देश गरीब हैं, विकासशील हैं। इन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है। ग्लोबल साउथ फ्रेज व्यापक रूप से लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशियानिया के इलाकों के लिए किया जाता है। थर्ड वर्ल्ड यानी तीसरी दुनिया को भी ग्लोबल साउथ के रूप में ही देखा जाता है। दूसरे शब्दों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका को छोड़ बाकी इलाकों को ग्लोबल साउथ में रखा जाता है। ग्लोबल साउथ के ज्यादातर मुल्क कम आय और राजनीतिक सांस्कृतिक रूप से हाशिए के देश हैं और भारत इन्हीं ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज बनने की कोशिश कर रहा है। We started our presidency on which the Foreign Secretary will talk about with a meeting of the Voice of the Global South. We got the perspective of 125 leaders and then we remained focused on the perspective of the Global South and the requirements of the developing countries. And the New Delhi Leaders Declaration, which many of you will see post the summit, you will see it as a voice of the Global South and the developing countries. No document in the world would have such a strong voice for the Global South and the developing countries as the New Delhi Leaders Declaration. And therefore, the Prime Minister's vision of India's G20 presidency being a very inclusive presidency has been our aim. यानी भारत पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि वो क्या कर सकता है। गरीब, पिछड़े और हाशिए पर पड़े देशों का दोहन तो सबने किया है, उन्हें उपनिवेश तो खूब बनाया है, लेकिन उनकी आवाज नहीं उठाई। और यही सब मोदी के नेतृत्व में भारत बहुत सफलतापूर्वक कर रहा है। ये भारत का डेवलपमेंट मॉडल है जिसमें डेवलपमेंट इन अ ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट, यानी people above profit in a free, open, democratic, transparent system। ये पीएम साहब ने कहा है कि हमने डेमोक्रेटाइज कर दिया है G20 को। सर अब ये G20 नहीं है, जैसे पीएम साहब बोले ये G200 बन चुका। अब तो अफ्रीकन यूनियन भी आ रहा है। 3 अफ्रीकी देशों में मैं वहां की सरकारों का विशेष सलाहकार हूं और तीनों से जब हमने ये वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट किया था जनवरी में, वर्चुअल समिट, तो तीनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने, कुछ मंत्री जो मेरे दोस्त हैं उनसे बातचीत होती रहती है व्हाट्सएप और बाकी चैनल्स के जरिए, कहा कि वी आर सो ग्रेटफुल कि भारत ने हमारी आवाज उठाई, हमारा प्रतिनिधि बनाए, क्योंकि हमारी आवाज, ये एक बहुत पुरानी एक संस्था है, बड़ी बुजुर्ग सी संस्था, न्यूयॉर्क में नाम सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, कभी सो जाती है कभी जाग जाती है, कुछ पता नहीं होता क्या उसका हाल है। वहां तक उनकी आवाज पहुंचती थी, कोई सुनता नहीं था। अब उनके राजदूत नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी उनकी आवाज पहुंचा रहे हैं। तो इन तीनों देशों के लोगों ने मुझसे कहा कि वी हैव चोजन इंडिया एज आवर रिप्रेजेंटेटिव, और फिर मैंने जवाब मुस्कुरा के दिया, यही है राइट चॉइस बेबी, हम कभी धोखा नहीं देंगे। आप G20 की बैठक भारत मंडपम में होनी है, लेकिन इस बैठक को लेकर पाकिस्तान में गजब है तौबा मची है। पाकिस्तान को अपने हालात को लेकर कोई गलतफहमी नहीं है, ना ही पाकिस्तान के लोगों को ऐसी गलतफहमी है, लेकिन उन्हें इस बात का ज्यादा दुख है कि देश विकास कैसे करता है, देश के नेता कैसे होने चाहिए। ये भारत का सच उनके घावों पर नमक छिड़क रहा है। पाकिस्तान में चर्चा ऐसे हो रही है मानो G20 के मंच पर पूरा विश्व पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठा हो रहा है, और रोना धोना इस बात को लेकर भी कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अगर जाते जाते कुछ घंटे के लिए पाकिस्तान रुक जाएं तो उनकी इज्जत बच जाए। आखिर क्या सोच रही है पाकिस्तान की जनता इस वक्त मंडपम के होने वाले इस G20 समिट को लेकर? यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। भारत में स्वागत है ब्रिटेन के पीएम का, इटली की पीएम का,
अमेरिकी राष्ट्रपति का, जापान के पीएम का, ओमान के सुल्तान का और दुनिया भर की ज़हीन तरीन शख्सियतों का। उधर पाकिस्तान में स्वागत है टीटीपी का, तालिबान का, अल-कायदा का, आइसिस का और तमाम ग्लोबल दहशतगर्दों का। मतलब हम उनको अपना मुसलमान भाई समझते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह कि उनके दिल के अंदर पाकिस्तान को लेकर इतना बुग़्ज़ जो है वो भरा हुआ है। आप पाकिस्तान में सदर जो बाइडन की आने की बात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में तो कोई व्लॉगर भी आना पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि इस वक्त जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के हालात हैं, बहुत ही नाजुक हालात से हमारा पाकिस्तान गुजर रहा है, तो हमें अपना होश नहीं है हम इंडिया की तरफ कैसे जाएं। चांद पे जाने के बाद, उसका लैंडिंग के बाद आप देखिए उसकी वो हर चीज़ का एक जो ग्रो है वो ज़्यादा हो गई है, हमसे ज़्यादा उसकी हमें तो पहले ही थी। इधर लोगों को रोज़गार वगैरह नहीं फराहम हो रहे, फिर उसके ऊपर से खाने के लोगों को लाले पड़े हुए हैं। नई दिल्ली में दुनिया की सारी सुपर पावर्स का जमावड़ा लगा है। भारत मंडपम जगमग है। 9 सितंबर को इसी जगह पर सारी सुपर पावर भारत के साथ दुनिया के भविष्य पर मंथन करेंगे और साथ ही साथ भारत के कोने कोने की झलक भी इसी भारत मंडपम के अंदर देख देख कर निहाल होंगे। नई दिल्ली की ये चमक अंधेरे पड़े इस्लामाबाद से भी दूरबीन लगाकर देखी जा रही है। जो इंडिया इस वक्त दिख रहा है बहुत प्यारा सजाया गया है और उन्होंने इस जो है एक मीटिंग को जो है ना उन्होंने एक फेस्टिवल का रूप दे दिया। क्योंकि इस वक्त जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के हालात हैं, बहुत ही नाजुक हालात से हमारा पाकिस्तान गुजर रहा है, तो हमें अपना होश नहीं है हम इंडिया की तरफ कैसे जाएं। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए। फेस्टिवल जब होंगे हमें फेस्टिवल का होश भी नहीं, क्योंकि हमारे हुक्मरान, हमारी हुकूमत, हमारे लीडर कोई प्रोग्राम बनाएंगे, कोई विजिट करेंगे, कोई मनसूबे बनाएंगे, कोई प्रोग्राम तय करेंगे, तो तब हमारा पाकिस्तान भी एक खुशगवार बनेगा। क्योंकि दूसरे ममालिक हमारे से हमारे मुल्क में नहीं आते कि हम उनको कहते हैं कि ये इनका आपस में इत्तेफाक नहीं, हमारी क्या वो खिदमत करेंगे या हमारी क्या ख्याल रखेंगे। उन 10 सालों में उन्होंने तरक्की की है। 10 सालों में वो मतलब अगर देखा जाए चांद पे वो चले गए हैं, उनकी करेंसी स्ट्रांग हो गई है, वो दूसरे गरीब मुल्कों की इमदाद कर रहे हैं। एक इसमें कोई दो राय नहीं। भारत और पाकिस्तान का फासला 76 सालों का है, जब अंग्रेज जमीन के एक टुकड़े को 2 मुल्कों में बांट गए। 76 सालों बाद भारत दुनिया के सारे ताकतवर और विकसित देशों के साथ होड़ लगा रहा है और पाकिस्तान आटे के थैले के लिए दौड़ लगा रहा है। अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन, वो इंडिया पहुंच चुके हुए हैं। क्या कहेंगे, हर बंदा इंडिया में जाता है, इंडिया में भाग भाग कर जाना पसंद करता है, लेकिन कोई पाकिस्तान में आना पसंद नहीं करता। आप पाकिस्तान में सदर जो बाइडन की आने की बात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में तो कोई व्लॉगर भी आना पसंद नहीं कर रहा। आज इंडिया हमारे पाकिस्तान को स्माइलिंग करता है और एक जो है ना वो कैका मारता है जैसे वो बगैर जंग के सारा कुछ जीत गया है। वो दुनिया के अंदर अपने ताल्लुकात बना रहे हैं। हमारे क्या होता है, हमारे पाकिस्तानी जो है खारजा पॉलिसी वो सारी की सारी इस कोला पॉलिसी पे है, कशकोल पॉलिसी पे है कि यार हमें आप क्या देंगे। भाई जब आप मांगना बंद करेंगे तब तो आपकी इज्जत बनेगी। इतने जज्बाती अपने मजहब से भी नहीं होते जितने हम होते हैं। मतलब वो प्रैक्टिकली लाइफ में हमसे बहुत आगे चले गए हैं और हम उतनी तेजी से पीछे आ रहे हैं। पाकिस्तान के खुद जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, वो खुद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। आप उनकी बात कर रहे हैं। इंडिया तो बड़ी ताकत है, बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया के अंदर बहुत बड़ी इजारादारी है उनकी, उनका वहां आना बनता है, उनका यहाँ आना नहीं बनता। G20 से ऐन पहले पीएम मोदी आसियान समिट के लिए इंडोनेशिया गए, गुरुवार को ही वापस लौट आए और आज से ही विदेशी मेहमानों के साथ बायलैटरल मीटिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान फिलहाल एक केयर टेकर पीएम के हवाले है। मुल्क सेना चला रही है। एक पूर्व पीएम ब्रिटेन में जा बैठा है और दूसरा पूर्व पीएम जेल में है।
क्या कहना चाहेंगे, हमारा बाइकआउट क्यों? हमारे पास अभी तक एक भी बाहर से, जो बाइडेन पहले आते थे, लेकिन जब से वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने एक दफा भी पाकिस्तान नहीं विजिट किया। भाई देखिए, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का ठेका तो नहीं उठा रखा, अपने मफाद की जंग है। जिस कंट्री को अपना मफाद नजर आता है वो अपना सौदा करता है। इंडिया इस टाइम जो एशिया से भी आगे पूरी दुनिया के लिए एक चांद बन गया है। चांद पे जाने के बाद, उसका लैंडिंग के बाद आप देखिए उसकी वो हर चीज़ का एक जो ग्रो है वो ज़्यादा हो गई है। हमसे ज़्यादा उसकी हमें तो पहले ही थी। क्या आपको लगता है कि वाकई में इंडिया हमारा दुश्मन है? नहीं, मैं नहीं मानता। हमको लगता है इंडिया हमारा दुश्मन है? हाँ जी, हमारा दुश्मन है। ये कह रहे थे जी हम अपने दुश्मन, वो तो पीछे रह गया ना, वो था। यह है पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन की आज की हेडलाइन, जिसके मुताबिक टीटीपी पाकिस्तान के अस्तित्व पर फिलहाल सबसे बड़ा खतरा है। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये वो आतंकवादी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ही जिहाद छेड़ा हुआ है। आधे मुल्क में इनकी पहुंच है, जब चाहें जहां चाहें धमाके कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन आतंकियों को पाकिस्तान ने ही पैदा किया था। त्राल कि ये वो इलाके हैं जहाँ पे हर गर्मियों में लोग जाते हैं और अपनी गर्मियां जाकर वहां पे गुजारते हैं। वहां पर दहशतगर्दों का हमला हुआ है। दहशतगर्दों की बड़ी तादाद, यानी कि काफी ज्यादा लोग थे, उन्होंने जदीद असलहे के साथ जो है फौजी चौकियों के ऊपर आकर हमला किया। चित्राल में ये लोग गए, जितनी भी फौजी चौकियां थी उनके ऊपर हमला किया। कि ये जो सब कुछ हुआ है ये अफगानिस्तान से हुआ है और वो कह रहे हैं कि हमने पहले ही उनको आगाह कर दिया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अफगानिस्तान से इस तरह की जो कभी हरकतें हैं वो होती चली जा रही हैं और लगातार होती चली जा रही हैं। और ऐसे एहसान फरामोश है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने उनके 5-5 लाख लोगों को, 7-7 लाख लोगों को यहाँ पर जो है वो पनाह दी। मतलब हम उनको अपना मुसलमान भाई समझते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह कि उनके दिल के अंदर पाकिस्तान को लेकर इतना बुग़्ज़ जो है वो भरा हुआ है। आज पाकिस्तान दुनिया से गुहार लगा रहा है कि अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकी हथियारों का कुछ करो, क्योंकि उसकी उम्मीद के उलट अफगानी तालिबानों ने उसे ठुकरा दिया है और इन हथियारों की नली पाकिस्तान की ओर घूमी हुई है। यही पाकिस्तान था जो अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद खुशी से नाच रहा था। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उस वक्त क्यों नहीं ये कहा गया कि देखो ये क्या क्या छोड़ के चले गए हैं, ये तो हमारे लिए नुकसानदेह, हमें नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने चाबियां लगाई हैं, वो जिस तरह मोटरसाइकिलें जो हैं वो या साइकिल को जो है वो करते हैं स्टार्ट, उस तरीके से उन्होंने एयरक्राफ्ट स्टार्ट किया और उसके अंदर बैठ के जब वो उड़ाया अपने इलाके में, उसके ऊपर तशादियाने बज रहे हैं, तालियां बज रही थी जनाब। पाकिस्तान के अंदर लोग जो है वीडियोस बना बना के देखो, ओहो कमाल हो गया, देखो तालिबान के जो है वो कितने जबरदस्त तरीके से उन्होंने अमरीकियों का छोड़ा हुआ हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट तक चला लिया। अब पता चला वो हेलीकॉप्टर कहाँ पर चल रहे हैं, वो एयरक्राफ्ट कहाँ पर चल रहे हैं, वो सारा असलहा जो है वो आप ही के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके ऊपर खुशियां मनाई गई थी। तो ये है सिचुएशन और गलत पॉलिसीज का नतीजा। पाकिस्तान की विदेश नीति और इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ 2 चीजों से चलते हैं, पूरी दुनिया में आतंकवाद का एक्सपोर्ट और इस्लामिक ब्रदरहुड। लेकिन दुनिया भर के आतंकवादी अब पाकिस्तान में ही बम फोड़ने लगे हैं और सऊदी अरब, यूएई जैसे इस्लामिक देश भी पाकिस्तान के कटोरे में भीख डाल डालकर थक चुके हैं। सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं वो पाकिस्तान आना था 6 घंटे के लिए, उन्होंने रिजेक्ट करके 3 दिन के लिए हिंदुस्तान चले गए। क्यों इंडिया की तरफ इतना रुझान है उनका? बुलाया, एक दफा बुलाकर वो इंडिया के पास चले जाते, हमारे पास कोई नहीं आता। ट्रस्ट नहीं कर रहा। अगर एक परमानेंट पॉलिटिकल की पार्टी होती पाकिस्तान में, तो इधर तो अचार बन गया है एक और पार्ट, दिन ब दिन एक पार्टी मतलब आगे आ रही है। जी समिट में जाते हैं तो दैट प्रूव्स इंडिया इज ऑन द राइट, जो कि इंडिया में हो रहा है, और अगर हम नहीं जाते तो दैट प्रूव्स इंडिया इज रॉन्ग। मगर हम तो मेंबर ही नहीं है, जाएंगे कैसे? हम तो G20 और G7 दोनों का पार्ट नहीं है ना। इट्स अ गुड थिंग कि हम पार्टी हैं और हमें बनने में अवॉइडेंस चाहिए, क्योंकि हमें एक अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनानी चाहिए। सर सेपरेट आइडेंटिटी हमने बना तो ली है, बैगर्स। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 बैठक के साथ साथ राजकीय दौरे पर भी भारत आ रहे हैं। पाकिस्तान में इस बात पर रोना पिटना मचा है
कि वो भारत से पहले किसी भी तरह सिर्फ 1 घंटे के लिए भी पाकिस्तान में उतर जाएं, नहीं तो उसकी नाक कट जाएगी। उनका यहाँ पे आना एक हमारे लिए था, लेकिन वो नहीं है। सवाल ये है कि वो क्यों नहीं आ रहे, व्हाट इज द रीजन। 2-3 चीजें, इससे पहले भी 21-22 नवंबर को उनका दौरा होना था 2022 पिछले साल की बात, उस वक्त भी वो आ रहे थे। हर दफा हमें ये मसला हो जाता है, हम भी वही काम करते हैं कि जनाब दुनिया का चौधरी आ रहा है, तो अगर उसने हमारे यहाँ 2-4 घंटे ना गुजारे और भारत में चला गया तो हमारी छुट्टी हो जाएगी, हमारा शरीक और भारत वाले जुगते मारेंगे और कहेंगे देखा। लेकिन आखिरी लम्हे पे उन्होंने इस बात को चेंज किया है कि वो नहीं है, फिर अभी तक तो नहीं है। अब नहीं पता कि आगे भी अभी वहाँ जी समिट जो है अभी चलनी है कि कुछ दिनों में वापसी पे रुकते हैं या नहीं आते। बहरहाल अब ये कहा जा रहा है कि शायद इस वक्त हालात पाकिस्तान के मजीद इस वक्त खराब हैं। पाकिस्तान जिस कश्मीर के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाता है, उसी कश्मीर के कलाकार भारत मंडपम में G20 देशों के प्रमुखों के सामने अपनी संस्कृति और धरोहर दिखाएंगे, जबकि पाकिस्तान के अपने कब्जे वाले कश्मीर के लोग भारत में शामिल होने की मुहिम छेड़े हुए हैं। यह हकीकत पूरी दुनिया देख रही है। या पुंछाना रस्ता खोल, लोग यो रवास करने, उन आर पार जोड़ी छोड़ा, दुख साड़े समझाते, तू राशन सस्ता तो जनता सारी भूखी मरसी, या जमुना रस्ता खोल, जनता सारी भूखी मरसी, सारे कब्जा छोड़ी छोड़ा, दुख साड़े समझाते हैं। पाकिस्तान में G20 पर ही इतनी हाय तौबा मची है, तब क्या होगा जब कश्मीर में इसी साल मिस वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट होगा। यूके की मिस वर्ल्ड की जो कि कह लीजिए कि इंडिया गई हैं और वहाँ पर कल्चर की बातें कर रही हैं कि इंडियन कल्चर बहुत खूबसूरत है, उनके कलर्स बड़े प्यारे प्यारे से हैं, और साथ में कश्मीर की भी बहुत सारी तारीफें कर रही हैं, जम्मू एंड कश्मीर की। तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं आई? इधर लोगों को रोज़गार वगैरह नहीं फराहम हो रहे, फिर उसके ऊपर से खाने के लोगों को लाले पड़े हुए हैं। हम लोग ना इंडिया को गालियाँ क्यों निकालते हैं, वो तरक्की किया जा रहा है, हम लोग उसी मौके पे मौजूद हैं। हमारा कल्चर इस तरह से प्रमोट क्यों नहीं होता जैसे इंडियन कल्चर प्रमोट होता है? बेशक कोई इंडिया की तारीफ करे, हम कोई जलन नहीं है इसमें, लेकिन जहाँ तक आपके कल्चर की बात है तो हमें कल्चर के प्रमोशन के लिए हमें जस्ट ये नहीं होना चाहिए कि आप वो जो स्टार्स वगैरह उनको आप थोड़ा सा दहशतगर्दी इन चीज़ों से निकले और पूरे पाकिस्तान दिखाएं। G20 बैठक के बाद भी पाकिस्तान को रोने और कोढ़ने की कई वजहें मिलती रहेंगी, क्योंकि इसके आगे बढ़ पाना ना उसकी करनी है ना तकदीर। G20 में हिस्सा लेने के लिए ग्लोबल 20 इकोनॉमीज के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंच चुके हैं। अगले 2 दिन ये आर्थिक महाशक्तियों को रिप्रेजेंट करने वाले राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में होंगे। लेकिन सोचिए, इतनी बड़ी शख्सियत भारत के कारीगरों से, गांव देहात के कारीगरों से रूबरू होंगे। सोचिए, एक तरफ राष्ट्रपति बाइडेन होंगे और दूसरी तरफ राजस्थान या कश्मीर से कोई गांव का कारीगर। जी हां, यहां पर एक शिल्प बाजार बनाया गया है जहां राष्ट्राध्यक्षों को भारत के गांव के कारीगरों से रूबरू करवाया जाएगा। आखिर ये कब सोचा गया कि भारतीय कारीगरों को आर्थिक महाशक्तियों के नेताओं से मुलाकात करवाई जाए, भारतीय कलाकारों से रूबरू करवाया जाए? क्या तैयारियां की गई? आज मैंने दिन भर इस शिल्प बाजार का जायजा लिया, कारीगरों से बात की, ऑर्गेनाइजर्स से बात की और समझने की कोशिश की कि आखिर इस शिल्प बाजार के पीछे की सोच क्या है और कैसे ये शिल्प बाजार भारतीय सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्राध्यक्षों के सामने रखेगा। ये रिपोर्ट देखिए।
भारत मंडपम में सजा क्राफ्ट बाजार। अब है विदेशी मेहमानों का इंतजार। कलाकारों को मिला हाई फाइव। नायाब कारीगरी करते देखिए लाइव। प्रधानमंत्री जो सोचते हैं बड़ा सोचते हैं और उन्हीं की सोच का नतीजा है भारत मंडपम में सजा ये क्राफ्ट बाजार। दिसंबर 2022 में जब बाली में हुई G20 समिट में भारत को इसकी प्रेसिडेंसी सौंपी गई, उसी दिन मोदी ने यह डिसाइड कर लिया था कि सितंबर 2023 में जब G20 देशों के हेड ऑफ स्टेट्स दिल्ली आएंगे तो उनको एक ही छत के नीचे पूरे भारत की कारीगरी, आर्ट और हस्तशिल्प का दीदार कराया जाएगा। और ये क्राफ्ट बाजार उसी प्लान का एग्जीक्यूशन है। G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया के सबसे पावरफुल देशों के सबसे शक्तिशाली नेता आए हैं। इनका शेड्यूल बहुत बिजी होता है, चूंकि समिट और उससे जुड़े प्रोग्राम्स में शामिल होने के बाद इन नेताओं के पास ज्यादा वक्त नहीं बचेगा। विदेशी डिप्लोमेट्स आमतौर पर इंडियन हैंडीक्राफ्ट की खरीदारी के लिए या तो खान मार्केट जाते हैं या फिर चाणक्यपुरी इलाके के संतुष्टि कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि ज्यादातर एम्बेसीज वहीं हैं। लेकिन G20 के लिए आने वाले नेताओं के लिए टाइम और लॉजिस्टिक दिक्कतों को देखते हुए वहां जाना मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए सरकार ने इस बात के इंतजाम किए हैं कि इन दिग्गज नेताओं को एक छत के नीचे ही पूरे भारत के आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट देखने को मिल जाए। ऐसे में अगर क्राफ्ट बाजार को मिनी इंडिया कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। क्राफ्ट बाजार में आपको भारत के हर राज्य की कला और संस्कृति देखने को मिलेगी। खास बात यह है कि इस तरह की दूसरी मार्केट्स में तो आपको सिर्फ सामान मिलता है, लेकिन यहाँ आपको उस आर्ट को बनाने वाले कारीगर आमने सामने काम करते हुए लाइव दिखेंगे। यानी इस बात की फुल गारंटी होगी कि जो हैंडीक्राफ्ट आपको बेचा जा रहा है वो 100% असली है। यहाँ पर भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो हस्तकला है, उसकी एक प्रदर्शनी लगाई गई है। एक बड़ा सा हॉल आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा हॉल समेटे हुए भारत की तमाम जो राज्य हैं, हर वो इलाका, हर एक संस्कृति को इसने अपने आप में यहाँ पर सजो के ले आया। कह सकते हैं कि एक मिनी इंडिया है भारत की संस्कृति का, भारत के कल्चर का। और जो डेलीगेट्स यहाँ आएंगे, वक्त निकाल के जैसे वो यहाँ पहुंचेंगे, उनको एक अच्छा सुकून मिलेगा, एक कहते हैं ना कि ब्रेक मिल जाएगा। जो तमाम दिन भर की जो ये भागा दौड़ी रहेगी, मीटिंग्स रहेंगे, और उसके बाद जब आएंगे तो यहाँ पर इनको ये कलरफुल हैंडीक्राफ्ट नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर तमाम जो आपको अलग अलग स्टॉल्स नजर आ रहे हैं, वहां पर तो आपको हर एक राज्य की जो हैंडीक्राफ्ट से जो खास चीजें मिलेंगी, साड़ी है, डेकोरेटिव पीसेस है, ज्वेलरीज है। लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है कि सामने इनको बनते हुए देखना, वो एक्सपीरियंस भी यहाँ पर रखा गया खास तौर पे। आप देखिए यहाँ पर श्री रियाज अहमद खान साहब हैं और ये पेपर से बना हुआ एक कश्मीर का बहुत ही पुराना हैंडीक्राफ्ट है जिसको वो तैयार कर रहे हैं। ये तकरीबन 900 साल पुराना है, क्योंकि 4020 में है, सेंट्रल एशिया से आया है। एक सूफी संघ था, उसका नाम है मीर सैयद अली हमदानी, जिसने कश्मीर में इन्वॉल्व किया है, क्योंकि वो अपने साथ 72% उसको लाया है। वो कोई था कारपेट का, कोई था शाल का, कोई था वुड कार्विंग का, वो अपने साथ बहुत, क्योंकि वहाँ पर कोई रोजगार नहीं था उस टाइम। तो क्योंकि तवारीख से पता चलता कि क्या हुआ है कि उस टाइम तो फिर उसने फैला दिया। फिर किसी ने पेपर मेशी लिया, किसी कारपेट लिया, किसी वुड कार्विंग का लिया, तो फिर जागरूकता हुआ लोगों में, तो फिर अपने आप में वो मतलब क्राफ्ट इन्वॉल्व हुआ है। खास बात यह है कि भारत मंडपम में बने इस क्राफ्ट बाजार में ज्यादातर ऐसे आर्ट को शामिल किया गया है जिसे डाइंग आर्ट कहा जाता है, यानी जिस कला के कारीगर और कदरदान अब बहुत कम रह गए हैं। जैसे कि इस स्टॉल को ही लीजिए। जयपुर से आए अब्बास मोहम्मद लाख का काम करते हैं। कई पीढ़ियों से उनका परिवार इसी लाख के काम से जुड़ा है, लेकिन आजकल ज्यादातर लोग कांच या फिर प्लास्टिक की चूड़ियां और दूसरी तरह की मालाएं पहनते हैं।
यही वजह है कि सरकार ने लाख का काम करने वाले अवास मोहम्मद को यहां स्टॉल लगाने को बुलाया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कहा है, व्हाइट हाउस की ओर से क्या साझा बयान आया है, ये बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। डायबिटीज के बारे में कुंठित धारणा है कि पेनक्रियाज के बीटा सेल्स रिजुविनेट नहीं होते। योग मधुनाशिनी व मधुग्रिड के प्रयोग से हमने पेनक्रियाज के सेल्स को रीएक्टिवेट करके डायबिटीज के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक किया है। सनी हर्बल्स हेयर कलर, ट्राई इट, natural and safe from Baxen's Homeopathy. For natural condition and shine, Sunny Herbals hair color. हाई बीपी के बारे में झूठी भ्रांति है कि इसका स्थायी समाधान नहीं है। नियमित योग, मुक्तावटी व बीपी ग्रिड के प्रयोग से इस रोग को हमने जड़ से मिटाया है। दुनिया देख रही मोदी की शान, G20 से बढ़ रहा देश का मान। बाइडन, इमैनुअल मैक्रोन, ऋषि सुनक होंगे मेहमान। क्या है टारगेट, क्या होगा एजेंडा, एक एक डिटेल और अपडेट देखिए G20 विश्व गुरु इंडिया टीवी पर। Powered by MRG Group, committed to deliver endless smiles and innovative spaces for life. प्लीज वेलकम गदर के तारा सिंह, सनी देओल। जब से ये फिल्म हिट हुई आपको कुछ और नजर ही नहीं आता, न जवान, न सुल्तान, न पठान, न भाईजान, सिर्फ तारा सिंह महान। सनी, आपके जितने डायलॉग होते हैं फिल्मों में, उखाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, घर में घुस के मारूंगा, कलेजा खींच लूंगा, तो बेताब से लेकर गदर तक हमेशा इतना गुस्सा। डांस भी करना होता है तो ऐसा लगता है अब धरती हिल रही है। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार सनी देओल आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। तो लगातार हम आप तक बता रहे हैं कि किस तरह से, और तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से G20 के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर अगर मैं आपको बता दूं G20 से जुड़ी, तो यह है कि महज कुछ घंटे बाद, करीब 3 घंटे बाद, ऋषि सुनक जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है वो भारत आएंगे। इसके साथ ही आज शाम को 7 बजे जो बाइडेन, अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो भारत आने वाले हैं। और साथ ही इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, वो कुछ देर पहले ही भारत